मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी के 12th चैप्टर का, जिसमें पहला चैप्टर है आप लोग का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, बायोलॉजी का ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें चूंकि हम लोग बात करते हैं प्लांट के रिलेटेड भी और एनिमल से रिलेटेड भी, सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन। तो अगर इसको हम लोग बेसिकली दो शब्द में तोड़ते हैं, री प्लस प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। मतलब हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बार बार अपनी संतति का फॉर्मेशन करा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्शन को जा रहा है। अब बात ये आती है कि क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किसी भी समय में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग एक बात करेंगे लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन, चूंकि कोई भी इंसान का पूरे लाइफ टाइम का एक वैसा टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में वो रिप्रोडक्शन को जा सकता है। तो रिप्रोडक्शन से पहले हम लोग ये जानेंगे कि लाइफ स्पैन होता क्या है। तो लाइफ स्पैन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं बर्थ टू डेथ। कहने का मतलब ये कि द टोटल टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ। अब देखिए, बात यहां पर यह होती है कि क्या कोई भी डेथ, जैसे मान लीजिए अगर कोई जा रहा है और एक एक्सीडेंटल डेथ भी हो गया, क्या वो एक्सीडेंटल डेथ उस पार्टिकुलर पर्सन का लाइफ स्पैन हो सकता है? उस पार्टिकुलर पर्सन पे जब हम लोग बात करेंगे तो डेथ का अगर हम लोग बात करें तो इसको भी हम लोग बेसिकली दो भाग में बांट सकते हैं। पहला होगा नेचुरल डेथ, या हम लोग इसको बोल सकते हैं लीगल डेथ। लीगल डेथ। दूसरा होता है एक्सीडेंटल डेथ। लेकिन एक्सीडेंटल डेथ कभी भी लाइफ स्पैन को डिटरमाइन नहीं करा सकता, क्योंकि ये कभी भी घटित हो सकता है, और इसलिए इसको हम लोग लाइफ स्पैन के अंडर में कंट्रीब्यूट नहीं करते। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि द टोटल टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ, लेकिन ये कहना उचित ना होकर के हम लोग बोल सकते हैं द टोटल टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। क्योंकि जब तक किसी इंसान का नेचुरल डेथ नहीं होता तब तक हम उसके लाइफ स्पैन को नहीं बता सकते। जैसे अगर अदरवाइज अगर इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो लाइफ स्पैन की अगर जो कोई बात करता है, होता क्या है कि इसको हम लोग बेसिकली दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला होता है एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज लाइफ स्पैन। और दूसरा होता है मैक्सिमम लाइफ स्पैन। मैक्सिमम लाइफ स्पैन। अब देखिए, अगर एवरेज का मतलब यह होता है कि किसी भी लोकल या कम्युनिटी का तुम बात करो, जैसे मान लेते हैं कि ह्यूमन है, पैरोट है, बनियान ट्री है, तो इन सारे का एक पार्टिकुलर एवरेज लाइफ स्पैन होता है, और उस लाइफ स्पैन के आधार पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर स्पीसीज का एक फिक्स लाइफ स्पैन कितना होगा। मतलब कि कोई भी स्पीसीज का एक पार्टिकुलर लाइफ स्पैन कितना होगा। जैसे मान लें कि ह्यूमन है, तो ह्यूमन का लोग बोल सकते हैं कि जो एवरेज लाइफ स्पैन होगा हम लोग का हो सकता है 70 से 80 साल हो। लेकिन प्रत्येक ह्यूमन का लाइफ स्पैन 70 से 80 होगा, ये भी कहना उचित नहीं है।
क्योंकि किसी किसी का मैक्सिमम लाइफ स्पैन 100 होता है, किसी का 60 होता है, किसी का 40 होता है। इसी बीच अगर जो बात करें तो अगर कोई इंसान है, अगर किसी कारणवश एक्सीडेंटल डेथ को चला जाता है, वो एक्सीडेंटल डेथ में भी उसके 20 ईयर्स में हो जाए, 30 ईयर्स में हो जाए, 40 ईयर्स में हो जाए, दैट एक्सीडेंटल डेथ डिटरमाइन मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ पार्टिकुलर इंडिविजुअल। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन है ये डिनोट करेगा किसी भी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को, लेकिन ये जो एवरेज लाइफ स्पैन होगा ये डिटरमाइंड बाय एनी स्पीसीज, एनी स्पीसीज। अगर आप एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा तो उसके सेकंड पेज के लेफ्ट साइड में बहुत सारे चीज का एक डायग्राम दे दिया है और उसमें पूछा है कि प्रत्येक का लाइफ स्पैन क्या होगा, जिसमें पैरेट है, बनियान ट्री है। तो अगर आप लोग का मन चुके, देखिए कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम से अगर व्यू से देखा जाए तो एवरेज लाइफ स्पैन या मैक्सिमम लाइफ स्पैन नहीं पूछता है, बेसिकली वो पूछता है व्हाट इज लाइफ स्पैन। तो हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं द टोटल टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ डेट लाइफ स्पैन के लिए सफिशियंट है। उस पेज में अगर आपको इच्छा करे तो याद कर सकते हैं और नहीं इच्छा करे तो आप याद नहीं भी कर सकते हैं। अब होता क्या है कि अगर ये लाइफ स्पैन के बारे में हम लोग पढ़ लिए तो बात ये होती है कि क्या कोई भी इंसान अपने पूरे लाइफ स्पैन में किस किस अवस्था को जा सकता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चों कि ये जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली हम लोग अपने पूरे लाइफ स्पैन के इंटरवल में, अगर हम लोग बात करें लाइफ स्पैन के, तो हम लोग बेसिकली अपने पूरे लाइफ स्पैन को टोटल 5 भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। सबसे पहला हम लोग का क्या होगा, बर्थ होगा, बर्थ। उसके बाद हम लोग लाइफ के एक फेज को जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज। ये जुवेनाइल फेज होता क्या है कि बचपन से थोड़ा सा आगे, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बर्थ के बाद जो 1 to 14 या 15 ईयर्स, अगर मेल है तो ये होगा, अगर फीमेल है तो 1-2 साल अगर आगे पीछे भी हो सकता है, इससे कोई बड़ा इश्यूज नहीं होगा। थर्ड होता है रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। दैट रिप्रोडक्टिव फेज, इस फेज में क्या होगा कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो रिप्रोडक्शन को जाएगा। और रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है कोई भी, चाहे एक चीज बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ लिया जाए कि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, आइदर प्लांट आइदर एनिमल्स, कोई भी हो, अगर वो रिप्रोडक्शन को जा रहा है, क्योंकि याद कीजिए कि कोई भी इंसान अगर इस अर्थ पे आ रहा है उसका बस एक ही मोटो होता है कि वो अपने जेनरेशन को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। मतलब रिप्रोडक्शन का मेन कॉज हो सकता है मेंटेन जेनरेशन। मतलब प्रत्येक इंसान ये चाहता है कि उसका जनरेशन क्या रहे, मेंटेन रहे। उस मेंटेन करने के लिए ही हम लोग जाते हैं किस फेज को, रिप्रोडक्टिव फेज को। इसके बाद हम लोग क्या होंगे, एजिंग, मतलब बुढ़ापा, या कहीं कहीं इसको सीनेसेंस फेज भी आप लोग बोल सकते हैं, सीनेसेंस। और अल्टीमेटली बच्चों क्या होगा, किसी भी इंसान का डेथ होगा। अब ये डेथ आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये 2 प्रकार का है, या इधर ये नेचुरल डेथ हो रहा है, इधर ये एक्सीडेंटल डेथ हो रहा है। अगर एक्सीडेंटल डेथ होगा तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन को उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल को डिटरमाइन कराएगा, और अगर नेचुरल डेथ होगा तो इस इंसान के लिए भी वो क्या होगा, उसके एक पार्टिकुलरली लाइफ स्पैन को डिटरमाइन कराने के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। अब इस लाइफ स्पैन में चूंकि बर्थ और जुवेनाइल फेज ज्यादा कोई बात वाली नहीं है। अब मजे वाली बात यहाँ पर यह है कि आखिर रिप्रोडक्टिव फेज में चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, प्लांट हो, ये सारे के सारे क्या जाते हैं, इस रिप्रोडक्टिव फेज में जाने के बाद
रिप्रोडक्शन करेंगे। अगर ये रिप्रोडक्शन करेंगे मतलब क्या करेंगे कि अपने जेनरेशन को क्या करना चाहेगा, मेंटेन करना चाहेगा। तो बात ये होती है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि कोई भी गैमेट का प्रोडक्ट करेगा, कोई गैमेट प्रोडक्शन नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो बिना फर्टिलाइजेशन के वो बेबी फॉर्मेशन करा लेगा। तो बहुत सारी बात होती है कि आखिर रिप्रोडक्शन क्या प्रत्येक ऑर्गेनिज्म क्या एक ही तरीके से करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक बात और, ये जान लीजिए कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि इसके बाद का अगर 12th के अगर जो आप टॉपिक देखिएगा यूनिट पे, तो सबसे पहला चैप्टर के बाद जो दूसरा चैप्टर है वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और इसके जस्ट बाद आपका चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि इन पहला जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें हम लोग किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो रिप्रोडक्शन है ऑर्गेनिज्म में अगर बात करेंगे तो या तो हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के बारे में या हम लोग पढ़ेंगे एनिमल के बारे में। लेकिन एनसीईआरटी क्या किया है कि प्लांट के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग चैप्टर दे दिया, एनिमल्स के बारे में रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग को क्या कर दिया, एक अलग चैप्टर दे दिया। तो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर पढ़ने का मतलब सिर्फ यही होता है कि हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लें। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में भी होगा। अगर प्लांट में होगा तो किस किस मेथड को जाएगा, एनिमल में होगा तो किस किस मेथड को जाएगा। तो बहुत सारे जो भी पॉसिबिलिटीज है वो हम लोग 1 बाय 1 करके अभी देख रहे हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन को हम लोग बांटते हैं 2 पार्ट्स में। पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखें तो बोला जाता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोग बोल सकते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन ऑर्गेनिज्म। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व। अब यहां पे 2 पेरेंट्स है। कोई बोलेगा कि सर क्या 2 मेल आपस में अगर मिले तो क्या ये रिप्रोडक्शन को जाएंगे? क्या अगर 2 फीमेल यहां पर मिलेगी तो रिप्रोडक्शन करेगी? ऐसा नहीं होता। जब भी अगर 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो कहने का मतलब ये कि 2 अपोजिट सेक्सेस यहां पे कंबाइन करेंगी, 2 अपोजिट सेक्सेस। और बच्चों अपोजिट सेक्सेस कहने का मतलब ही होता है एक मेल और दूसरी फीमेल, ठीक है। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट में अगर जो एक ऑर्गेनिज्म है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज बोला जाता है कि नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। देखिएगा यहां पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है कि यहां पे लिखा हुआ है फ्यूजन। हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि फ्यूजन और फिजन दोनों 2 वर्ड हैं, फ्यूजन एंड फिजन। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना और फिजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन। तो यहां पे बच्चों बोल रहा है कि नो फ्यूजन ऑफ गैमेट बट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट अकर्स। और याद कीजिए जब हम लोग 11th में एनिमल किंगडम पढ़ते हैं वहां पे हम लोग वर्ड पढ़ते हैं पार्थेनोजेनेसिस। मतलब कहने का ये कि ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है
बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इन द केसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, बट ऐसा नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ गैमिट होगा लेकिन यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमिट नहीं होगा। इस केसेस में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केसेस में फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमिट दोनों होगा। बोल सकते हैं फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट अकर्स। मतलब कहने का ये कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केसेस में गैमेट का तो फॉर्मेशन होगा लेकिन गैमेट का फ्यूजन कभी भी नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई ये पूछ दे कि क्या गैमेट का फॉर्मेशन होना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटरमाइन कराएगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटरमाइन कराएगा, तो इस आधार पर हम लोग ये कदापि नहीं कह सकते कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट रिप्रेजेंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बल्कि कोई ये बोल दे कि फ्यूजन ऑफ गैमेट, तो याद रखिएगा फ्यूजन ऑफ गैमेट केवल और केवल किस में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केसेस में होगा। और जब भी फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एक बात और याद रखिएगा कि इस केसेस में याद होगा कि जब हम लोग 11th पढ़ रहे हैं वहां पे डिवीजन हम लोग पढ़ते हैं दो प्रकार का, एक पढ़ते हैं माइटोसिस डिवीजन और दूसरा पढ़ते हैं मियोसिस डिवीजन। तो बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केसेस में ओनली माइटोसिस अकर्स, ओनली माइटोसिस अकर्स। और अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कोई बच्चा ये जरूर पूछेगा कि सर अगर पहले ये बताए थे कि जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वहां पर ये बोला जाता है कि गैमेट फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स मियोसिस डिवीजन, तो क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या यहाँ पर मियोसिस होगा कि नहीं होगा। तो याद रखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में कभी भी मियोसिस डिवीजन नहीं होगा। अगर यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो किस डिवीजन के द्वारा होगा, माइटोसिस के द्वारा। लेकिन बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन अकर्स, मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन अकर्स। एक चीज और देखने वाली बात है कि जो माइटोसिस और मियोसिस के बाद अगर यहाँ पे जितने भी ऑफस्प्रिंग कहने का मतलब होता है बेबी, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केसेस में जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे सारे के सारे ऑफस्प्रिंग एक दूसरे के कॉपी होते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि हम लोग किस रिप्रोडक्शन को जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, लेकिन क्या जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वैसे हम लोग होते हैं, नहीं। लेकिन एक एग्जाम्पल देखिए कि अगर अमीबा, बैक्टीरिया, वो सारे के सारे डिवाइड करते हैं लेकिन सब क्या होता है, एक दूसरे के जस्ट कॉपी होते हैं। तो याद कीजिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केसेस में जितने भी ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा सारे के सारे ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉपी होते हैं। और वो कॉपी केवल देखने में नहीं होते, जेनेटिकली भी होंगे। और उस टर्म को बच्चों हम लोग लिखते हैं क्लोन। इसको डिस्क्राइब किया जाता है कि इट, या नॉर्मली लिख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली इक्वल। अब कोई ये बोलेगा कि सर ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या है, तो बच्चों याद रखिए कि मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ बॉडी, एक्सटर्नल अपीयरेंस। और जेनेटिकली का मतलब होता है जीन, मतलब हम लोग समझ सकते हैं जेनेटिकली मतलब जीन के आधार पे। मतलब अगर हमारे पेरेंट्स को अगर 46 जीन है तो हमारा भी 46 जीन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग क्लोन हैं।
यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब कि जैसा जो पेरेंट्स था उसके एग्जैक्ट कॉपी उसका क्या होगा, ऑफस्प्रिंग होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। चूंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑलरेडी एनसीईआरटी में 2 चैप्टर बना दिया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हम लोग इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं समय देते हुए हम लोग बात किसके बारे में करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बच्चों अभी हम लोगों ने ये देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, केवल और केवल एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो याद कीजिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के साथ हो सकता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल ऑल्सो। लेकिन हम लोग यहां पर बात किसके बारे में करेंगे, अभी बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में। या बेहतर है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ ले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, चूंकि आप लोग 10th में भी इसके बारे में पढ़े होंगे, इसीलिए हम लोग बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। सबसे पहला और कॉमन जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो है हमारा फीजन। फीजन देखिए यहां भी आया फीजन, वहां पे था फ्यूजन। तो मैंने बार बार बोल रहा है कि फीजन और फ्यूजन में बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा। फीजन का मतलब टूटेगा और फ्यूजन का मतलब जुड़ेगा। फीजन में सबसे पहला होता है सिंपल बाइनरी फीजन। अगर बच्चों फीजन में टूटेगा, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि वन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू ऑफस्प्रिंग। और याद कीजिए कि हम लोग 11th के सेल साइकिल में पढ़े हैं कि कार्योकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि कार्योकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बोल दें कि कार्योकाइनेसिस को अगर तोड़िएगा तो बच्चों ये टूटेगा 2 भाग में, कार्यो प्लस काइनेसिस। कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। सिमिलरली अगर इस साइटोकाइनेसिस को भी तोड़ा जाए तो साइटोकाइनेसिस को भी हम लोग बेसिकली 2 भाग में तोड़ सकते हैं। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। मतलब ये बोल सकते हो कि कार्योकाइनेसिस का मतलब होगा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस का मतलब होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो कहने का मतलब ये कि कार्योकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब जब भी अगर हम लोग किसी भी सेल डिवीजन का बात करेंगे तो किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले उसका कौन डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस डिवीजन के तुरंत बाद कौन सा डिवीजन होना चाहिए, साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना चाहिए। तो बाइनरी फिजन में का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, अमीबा।
देखिए ये बाइनरी फिजन भी हम लोग 2-3 प्रकार के पढ़ेंगे। एक लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन पढ़ेंगे, एक ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पढ़ेंगे। इसको भी इरेज कर दिया जाए। इस कार्योकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस का अगर हम लोग एक बेसिकली डायग्राम से अगर अमीबा का समझने का प्रयास करें तो ज्यादा इजी होगा। मान लेते हैं कि हमारा ये पेरेंट अमीबा है, ठीक है। इस पेरेंट अमीबा का सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस। मान लेते हैं ये है हमारा फूड वैक्यूल्स। हालांकि सारी चीजों का कोई जरूरत है नहीं, बट फिर भी इसका नेमिंग कीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ऑल्सो नोन एज फॉल्स फूट। साइटोप्लाज्म इसके पूरे बॉडी में भरा रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं डेट इज पेरेंट अमीबा। पेरेंट अमीबा बच्चों, मैंने अभी बोला कि अगर कोई सेल डिवाइड करेगा मतलब कार्योकाइनेसिस इज फॉलोड बाय किसके द्वारा? साइटोकाइनेसिस। तो जरा सोचिए कि अगर इस न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, ये क्या है हमारा? न्यूक्लियस। अगर किसी चीज को डिवाइड करना है तो सबसे पहले ये अपना साइज क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो अगर ये साइज बढ़ाएगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस का क्या होगा? यहाँ पे इनलार्जमेंट होगा। न्यूक्लियस यहाँ पर क्या करेगा? इनलार्ज होगा। हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेकेंड डायग्राम है इनलार्जमेंट ऑफ क्या? न्यूक्लियस, ठीक है। पूरे के पूरे बॉडी में अभी फैला हुआ है। फूड वैक्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अगला होगा न्यूक्लियस का डिवीजन। तो बच्चों याद रखना कि अगर सपोज कीजिए कि अगर इसको डिवाइड करना है तो साइटोप्लाज्म, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा कि अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन को जाएगा। अब सपोज कीजिए कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जाए, मतलब ये जो है अगर हम इसको शॉर्ट करें तो सपोज कीजिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ नीचे की तरफ ऐसे बढ़ रहा है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ऐसे बढ़ना शुरू किया। तो अगर ये बढ़ना शुरू किया तो जरा अब खुद से सोचिए कि क्या ये न्यूक्लियस पे दबाव बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और जैसे ही न्यूक्लियस पे प्रेशर पड़ेगा ये न्यूक्लियस क्या करेगा? 2 भाग में टूट जाएगा। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कार्योकाइनेसिस, ठीक है। जैसे ही ये कार्योकाइनेसिस होगा, ऑलरेडी साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है, फूड वैक्यूल ऑलरेडी अवेलेबल होगा। उसके बाद ये और अंदर की तरफ जैसे ही जाएगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाने के बाद क्या होगा? ये दोनों अमीबा अब अलग अलग टूटेंगे और डेट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। और जैसे ही बच्चों साइटोकाइनेसिस होगा तो साइटोकाइनेसिस होने के बाद ये अलग पेरेंट बनाएगा और ये अलग पेरेंट, ये टूट करके एक नए अमीबा का फॉर्मेशन, सिमिलरली ये भी टूट करके एक नए अलग अमीबा का क्या कराएगा? फॉर्मेशन कराएगा। इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि एक पेरेंट अमीबा सेल से 2 न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो गया। अब जो ये 2 न्यू ऑफस्प्रिंग बने हैं, जरा देखिएगा मोर और लेस, चूंकि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है तो मोर और लेस देखिएगा तो ये जो पेरेंट अमीबा है
एग्जैक्ट एज लाइक किसके जैसा नजर आ रहा है, ये ऑफस्प्रिंग के जैसा। लेकिन बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पेरेंट्स अपना आइडेंटिटी खो चुका है। मतलब ये कि पेरेंट्स यहां पे नहीं रहा, मतलब पेरेंट्स लूज दियर आइडेंटिटी, पेरेंट्स का यहां पे अस्तित्व अब नहीं बचा। ठीक है, तो ये नॉर्मली हम लोग बात किए अमीबा का डायग्राम देखे अमीबा में कैसे हो रहा है। लेकिन इसी बाइनरी फिजन में एक्चुअली हम लोग यहाँ पे लिखे थे कि वन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू ऑफस्प्रिंग, बट यहाँ पे जो एग्जाम्पल अमीबा दिए हैं याद कीजिएगा कि एट द टाइम ऑफ, या सिंपली बात में ये बोल सकते हैं कि जब कंडीशन एडवर्स हो तो ये अमीबा इस बाइनरी फिजन को ना जा करके ये चला जाता है मल्टीपल फिजन को। मतलब ये कि कार्योकाइनेसिस इज जस्ट नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब कह सकते हैं कि अगर एक बार कार्योकाइनेसिस हो गया तो अकॉर्डिंग टू सेल बायोलॉजी, जैसा कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू सेल बायोलॉजी होना ये चाहिए कि जैसे ही कार्योकाइनेसिस हुआ, कार्योकाइनेसिस के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस हो जाना चाहिए। लेकिन एट द टाइम ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, जब ये अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में रहेगा तो ये अमीबा बाइनरी फिजन को ना जा करके मल्टीपल फिजन को क्या करता है, चला जाता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा अंडरगोज मल्टीपल फिजन। यहां पे होता क्या है बच्चों कि अगर मान लो ये अमीबा है, इस अमीबा के बाहर में सिस्ट का लेयर बन जाता है जो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, अगर यहां पे एक बार कार्योकाइनेसिस हुआ तो होना ये चाहिए कि कार्योकाइनेसिस के बाद अगर साइटोकाइनेसिस होता तो ये अमीबा ब्रेकडाउन करता और 2 न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करा देता। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है कि ये कार्योकाइनेसिस कंटिन्यू इस सेल के अंदर में होना शुरू हो जाता है और ये तब तक होते रहेगा जब तक इसका फेवरेबल कंडीशन नहीं आता। अब सपोज करो कि जैसे ही इसके अंदर कार्योकाइनेसिस हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या हो रहा होगा, प्रेशर पड़ रहा होगा। लेकिन ये जो सिस्ट होता है, ये सिस्ट बहुत हार्ड होता है। हार्ड एंड रिजिड होने के कारण ये क्या करता है कि इसको एकदम बांधे रहता है। ठीक है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये सिस्ट क्या होगा, हटेगा और ये क्या करेगा, प्रेशर लगाते रहेगा। जैसे ही प्रेशर लगेगा ये सारा का सारा अमीबा क्या होगा, बाहर निकलेगा और एक बार में एक से ज्यादा अमीबा का क्या कराएगा, फॉर्मेशन करा देगा। ठीक है, खैर ये तो बात हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर अमीबा का मेनली पूछा जाए कि अमीबा किस विधि के द्वारा डिवीजन करता है तो सिंपल आंसर होगा बाइनरी फिजन। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर ये पूछा जाए कि अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में किस डिवीजन को जाता है तो आंसर क्या होगा बच्चों, मल्टीपल डिवीजन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं या सिंपली एक चीज और कि मल्टीपल डिवीजन में सबसे कॉमन है प्लाज्मोडियम। जो मल्टीपल फिजन है, मल्टीपल फिजन याद कीजिए एक मलेरियल पैरासाइट है जिसके द्वारा हम लोग को जो फीवर होता है मलेरिया, वो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम हम लोग के बॉडी में जाने के बाद ये भी किस डिवीजन को जाता है, इस मल्टीपल फिजन को ही जाता है। ठीक है, इस मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि प्लाज्मोडियम एक से ज्यादा एक समय में क्या करेगा, ये प्रोड्यूस कराएगा। ठीक है, उसके बाद बेसिकली अगर ये तो सिंपल बाइनरी फिजन है, अगर आप कोई साइड बुक यूज कीजिएगा तो इस बाइनरी फिजन को भी मेनली बांटा जाता है 2 भाग में। एक होता है
लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है बच्चों ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का फिजन। दूसरी जो बात है वो हम लोग बात करेंगे बडिंग का। सेकेंड मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज बडिंग। देखिए, बडिंग को हम लोग मेनली बोलते हैं कली। ठीक है, ये जो बडिंग होगा, बडिंग इसमें ऐसा बोला जाता है कि इसको बेसिकली आप दो भाग में बांट देते हैं। होगा क्या कि हम लोग जो बेसिक या ऐसे पढ़ें, एक होता है एक्सोजेनस और दूसरा होता है इंडोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब होगा ये ग्रोथ करेगा, आउटर ग्रोथ, या हम लोग बोल सकते हैं कि बर्ड ग्रो आउटर सरफेस, आउटर सरफेस। एग्जाम्पल में इसका ईस्ट, एग्जाम्पल इसका क्या होगा भाई, ईस्ट। अगर इसका बेसिकली एक डायग्राम देखें, मान लेते हैं ये हमारा ईस्ट है, तो देखिए बर्ड का मतलब होगा एक्चुअली इसके किसी भी आउटर सरफेस से, कहीं से भी एक स्मॉलर बर्ड का क्या होगा कि फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये बॉडी से डिटैच होगा, और डिटैच होने के बाद एक नए ईस्ट का क्या करा देगा, फॉर्मेशन करा देगा। ये है इंडोजिनसली। और याद कीजिएगा, एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एक्चुअली इसमें होगा क्या कि अगर इसका डायग्राम देखें तो ये होता है माइक्रोपाइल, इसके अंदर में इस गेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ये गेम्यूल क्या होगा कि आफ्टर समटाइम्स ये पानी में क्या होगा, रन ऑफ होगा। ठीक है, रन ऑफ जैसे ही होगा उसके बाद ये फिर से ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये डेवलप करता है इसके बॉडी में आर्कियोसाइट्स। क्या डेवलप करेगा, एक्चुअली ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ, और इसका नेमिंग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। ठीक है, लेकिन इसके बाहर में एक वाल का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइक्यूल्स। तो बेसिकली इन सारी चीजों के बारे में ध्यान नहीं देना है, बेसिकली इसका सारी चीजों का एग्जांपल याद रखिएगा कि बर्डिंग में क्या होगा, एक्सोजेनसली ईस्ट जाएगा, इंडोजेनसली कौन जाएगा, स्पॉन्ज जाएगा। अगला जो हम लोग का जो होगा वो है स्पोर फॉर्मेशन। अगला जो मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बच्चों, वो क्या है हमारा, स्पोर फॉर्मेशन। और अगर आप लोग का याद होगा तो हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़े थे स्पोर फॉर्मेशन। प्लांट किंगडम में हम लोग स्पोर फॉर्मेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़े थे कि कुछ स्पोर क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, कुछ स्पोर क्या होंगे, नन मोटाइल होंगे। तो यहाँ से ज्यादा अगर बात किया जाए तो हम लोग 11th में प्लांट किंगडम में बहुत सारे स्पोर के बारे में पढ़े थे, अल्पाइनो स्पोर पढ़े। मतलब वहां पे सिंपली यहाँ पे अगर जो इस स्पोर का बात किया जाए तो हम लोग एक स्पोर का बात करते हैं जो मोटाइल इन नेचर होगा, मोटाइल इन नेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं जूस्पोर। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई,
क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। दूसरा कोनिडिया, कोनिडिया, और ये जो कोनिडिया होगा याद कीजिएगा ये नॉन मोटाइल होता है। देखिए भाई, मोटाइल का मतलब होगा हैज द एबिलिटी टू मूव, मतलब जो मोटाइल स्पोर होगा वो क्या करेगा, मूव करेगा, आइदर विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट, मतलब पानी में अगर मान लीजिए कोई जूस्पोर अगर निकला, वो जूस्पोर क्या करेगा, मूवमेंट करते हुए क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं किसका, कोनिडिया का, और एक कोनिडिया होता है नॉन मोटाइल, और इसका एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं पेनिसिलियम का, ठीक है। मतलब अगर इसका, और एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो बच्चों कोनिडिया होगा ये ऑलवेज कैसा होगा, चेन में होगा, ऑलवेज इन चेन। अगर हम लोग इसको, चूंकि ऑन द पॉइंट ऑफ नीट के व्यू से भी ये पॉइंट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए है क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम एनसीईआरटी बुक में तो दे रखा है, बट इसका नेमिंग एनसीईआरटी में नहीं दिया है। लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अगर देखिएगा तो ये जो कोनिडिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है आउटर सरफेस पे, उस सरफेस पे नीचे कहीं हाइफा होगा, कहीं स्टेरिगमाटा होता है, तो उन सारे का कहीं ना कहीं आपको नेमिंग क्या रखना है, ध्यान में रखना है, और एग्जाम्पल तो आपको ऑलरेडी दिमाग में रखना ही रखना है। तो अगर हम लोग उसके डायग्राम का बात करें तो ये जो सबसे नीचे में जो होता है ये होता है हमारा हाइफे। हाइफे के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा बच्चों मेटुलेई। ये क्या है, मेटुलेई। मेटुलेई, मेटुलेई के जस्ट ऊपर में आपको मिलेगा अस्टेरिगमाटा। अस्टेरिगमाटा, और इस अस्टेरिगमाटा के ऊपर में कोनिडिया क्या होता है, अरेंज रहेगा। कोनिडिया ये है हमारा कोनिडिया। एक चीज और बच्चों कि ये जो कोनिडिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं कहीं पे ये डायग्राम बना देगा और आपसे ये पूछेगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कोनिडिया इन द गिवन डायग्राम। अगर मान लो किसी को नहीं पता रहेगा, वो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन आपको पता है कि जो सबसे निचला लेयर होता है डेट इज नोन एज हाइफे। हाइफे पे क्या होगा, मेटुलेई। मेटुलेई के जस्ट ऊपर क्या होगा, अस्टेरिगमाटा, और अस्टेरिगमाटा के सरफेस पर क्या होता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, याद करना बच्चों, एक्चुअली हम लोग इसको मॉर्फोलॉजी में भी पढ़े हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर और बेसिपेटल ऑर्डर। ये जो कोनिडिया होगा, कोनिडिया आर अरेंज्ड इन एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर। बच्चों आपको ये पूछेगा कि सर ये एक्रोपेटल क्या होता है, बेसिपेटल क्या होता है, तो एक बात जान लीजिए कि ये जो एक्रोपेटल ऑर्डर होगा, इसका मतलब ये होता है कि जो बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो छोटा और न्यूली फॉर्म्ड बर्ड होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, इस टिप पे होगा। अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास करें तो बोल सकते हैं कि नीचे में बड़ा बड़ा बर्ड होगा और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे क्या होगा, छोटा छोटा बर्ड अरेंज होते चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि जो सबसे नीचे होगा वो होगा ओल्ड, और जो टॉप पे होगा, टॉप बर्ड कैसा होगा बच्चों, न्यू होगा। ठीक है, ये हम लोग का था
स्पोर फॉर्मेशन। अब जो अगला पॉइंट है वो हम लोग बात करेंगे अनदर मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि आप लोग 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं, और उसका नाम है फ्रैगमेंटेशन। क्या बोलेंगे उसको? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन। देखो भाई, इस वर्ड से ही क्लियर है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। जैसे मान लो कि ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है एंड डेट इज नोन एज स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा, ये हम लोग का कुछ स्पाइरोगाइरा है। इसमें होता क्या है कि ईच फ्रैगमेंट हैज द एबिलिटी टू डेवलप एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस। ठीक है, मतलब ये कि अगर सपोज करो इसको हम लोग यहां से ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसको दो भाग में तोड़ते हैं। ठीक है, दो भाग में तोड़ेंगे तो होगा क्या कि एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये भी डेवलप करके एक कंप्लीट स्पाइरोगाइरा बना देगा, ये भी डेवलप करके एक कंप्लीट स्पाइरोगाइरा का क्या करा देगा? फॉर्मेशन करा देगा। ठीक है, तो फ्रैगमेंटेशन में हमको एग्जांपल क्या याद रखना है? स्पाइरोगाइरा। और एक जो कॉमन एग्जांपल है जिसको हम लोग कहीं बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी इन द केसेस ऑफ प्लेनेरिया। ट्रू रीजेनरेशन, हम लोग इसको बोलते हैं भाई ट्रू रीजेनरेशन। अगर बच्चों एक प्लेनेरिया का डायग्राम देखते हैं तो प्लेनेरिया कुछ ऐसा नजर आता है। ठीक है, सपोज करो इसको हम लोग कट कर दिए। अगर कट किए तो ये जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया का बॉडी कितने भाग में डिवाइड किया? 3 भाग में। एक, इस भाग को हम यहां पर बना दे रहे हैं, 2, और ये भाग कौन सा हो गया? 3। अब देखिए फ्रैगमेंट में ये है कि ईच फ्रैगमेंट हैज द एबिलिटी, बोल सकते हैं कि ईच फ्रैगमेंट डेवलप एंड फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, अब देखिए इस प्लेनेरिया को हम लोग कितने भाग में कट किए? 3 भाग में। ये प्लेनेरिया डेवलप करेगा अपर पोर्शन, और ये एक न्यू प्लेनेरिया का क्या कराएगा? फॉर्मेशन कराएगा। ये भी निचला पोर्शन बढ़ करके टेल बनाएगा और अपर पोर्शन डेवलप करके क्या बना देगा? हेड बना देगा। इसका भी अपर पोर्शन डेवलप करेगा और डेवलप करने के बाद एक न्यू प्लेनेरिया का क्या कराएगा बच्चों? फॉर्मेशन करा देगा। ठीक है, तो इसके बाद एक चीज यहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट मोड्स ऑफ क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन किस में है? एनिमल्स है। बाकी एक चूंकि ये हम लोग के सिलेबस में है नहीं, लेकिन ऑन द व्यू ऑफ मेडिकल अगर हम लोग ये जानना चाहें तो देख सकते हैं। एक टॉपिक है प्लाज्मोटेमी, प्लाज्मोटोमी, और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है ओपैलिना। ठीक है, और इसका है पाइलोमिक्स। ठीक है, देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि शुरू से ये मल्टी न्यूक्लिएट है, और याद करो भाई कि अगर कोई भी सेल डिवाइड करेगा तो बच्चों मैंने बताया कि अगर कोई सेल डिवाइड करेगा तो सेल को डिवाइड करने के लिए करना क्या है? कार्योकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस करना है। लेकिन इन द केसेस ऑफ ओपैलिना एंड पेलियोनिक्स, कार्योकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इमीडिएटली,
और इस केसेस में होगा क्या कि ये सबसे पहले सपोज करो कि मान लो कि कोई भी एक हम मान लेते हैं, चाहे ओपेलिना है चाहे प्लियोमिक्स है, इसके अंदर में सपोज करो कि ये मल्टी न्यूक्लिएट है। ठीक है, होना ये चाहिए कि सबसे पहले होना चाहिए कार्योकाइनेसिस, तब होना चाहिए साइटोकाइनेसिस, लेकिन ये क्या करता है कि सबसे पहले जाएगा साइटोकाइनेसिस को। किस डिवीजन को जाएगा भाई? साइटोकाइनेसिस। और बच्चों याद करो कि अगर ये साइटोकाइनेसिस को जाएगा तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा? अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगा, और जैसे ही जब ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो ओपेलिना है इसका साइज क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और दो छोटे छोटे ओपेलिना का फॉर्मेशन हो गया। मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना है? टोटल 14। ठीक है, तो 7 नंबर ऑफ न्यूक्लियस, यहां पे 7, और सिमिलरली नंबर ऑफ न्यूक्लियस यहां पे भी क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, 1 2 ठीक है। अब देखिए हम लोग अभी तक ये पढ़ते आ रहे हैं कि पहले होना चाहिए कार्योकाइनेसिस, तब होना चाहिए साइटोकाइनेसिस, लेकिन इस नेचर में ओपेलिना और प्लियोमिक्स क्या करेगा कि सबसे पहले किसको गया? साइटोकाइनेसिस को, और अब ये दोनों जाएंगे कार्योकाइनेसिस को। अब सपोज करो बच्चों कि अगर ये दोनों कार्योकाइनेसिस डिवीजन को गया तो अब क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस क्या करेगा? डिवाइड करेगा, और इसका भी न्यूक्लियस क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने के बाद ये अलग अलग ओपेलिना और प्लियोमिक्स का क्या करेंगे? फॉर्मेशन कराएंगे, जिसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस 14 अवेलेबल होगा। 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक ओपेलिना से 2 न्यू ऑर्गेनिज्म या 2 न्यू ओपेलिना का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग का रिप्रोडक्शन इन एनिमल क्या हो गया? खत्म हो गया। अगले क्लास में बच्चों हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो ये जो एनिमल में अगर किसी को इस लेक्चर से संबंधित कोई भी डाउट हो, आप लोग मैसेज कर सकते हैं या फिर हमसे पार्टिकुलरली कंसल्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में। थैंक यू।